हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिसर्च डिजाइन के सारे कॉन्सेप्ट देखे थे। आज हम लोग करने वाले हैं जी सैम्पलिंग। नहीं तो चलिए चलते हैं क्लास में और पढ़ते हैं क्या सैम्पलिंग और उसके मेथड्स। आइए जी, देखिए जी, सैम्पलिंग तो बुक में है, हम लोग इसको पढ़ेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम कुछ कुछ चीजों को और समझते हैं नोट्स के थ्रू। तो चलिए आइए चलते हैं नोट्स में, क्योंकि हम सबको पता है नोट्स है तो सब कुछ है। आइएगा जी, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। बड़ा सैम्पलिंग क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। कहता है देखिए जी, जब भी रिसर्च करें, या तो रिसर्च करने के टाइम, या बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, या कोई भी और एक्टिविटी करें, कोई भी एक्टिविटी करें, ठीक है, तो हमें पड़ती है क्या, हमें डेटा की जरूरत हर जगह पड़ती है ना। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत हर जगह पड़ती है। हाँ जी, बिल्कुल सही। और डेटा एक्यूरेट और रिलायबल हो तो डिसीजन लेना इजी हो जाता है। ये बात तो सही है कि भाई साहब, अगर आपको, जैसे अगर मैं ये कहूं कि किसी भी जगह पे इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी, और जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और अगर आपको सही इंफॉर्मेशन दूंगा तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। क्लियर है बात। तो उसी तरीके से हर जगह डेटा की जरूरत पड़ती है, और डेटा अगर एक्यूरेट हो, रिलायबल हो, तो फिर क्या होगा, डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। यानी कि इंफॉर्मेशन सही हो तो आप डिसीजन इजीली ले सकते हो। ठीक बात। तो क्या कह रहा है आगे, कह रहा है और इसी डेटा को एक्वायर करने के दो तरीके हो सकते हैं। क्या क्या तरीका भाई, आइए देखते हैं। पहला तरीका क्या बोल रहा है, कंप्लीट इन्यूमरेशन सर्वे या सेंसस मेथड। क्या मतलब हुआ इसका, जानेंगे। दूसरा है सैंपलिंग मेथड्स। अब दोनों को आराम से पहले समझिए एक करके। तो कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड बोला इसका मतलब अगर पॉपुलेशन में 1000 यूनिट हो तो सबको ले लो। अब 1000 यूनिट पॉपुलेशन, क्या क्या नया नया वर्ड बोल रहे सर। पॉपुलेशन मतलब होल इंफॉर्मेशन, आपके पास जितना पूरे यूनिवर्स में जितनी पॉपुलेशन है। जैसे आप मान लो कहीं से कुछ कलेक्ट करना चाह रहे हो, जैसे आप समझ लो कि चावल बना रहे होते हो, जब भी आप तो चावल जब बना रहे होते हो तो उसको जितना भी चावल आप डाल देते हो किसमें, अपने बर्तन में, उसको हम लोग बोलेंगे होल पॉपुलेशन। क्लियर है बात। और उसी में से जब कुछ 5-7 दाना या छोटा सा इतना सा निकाल लेते हो बाहर चम्मच से या किसी और चीज से, दैट इज अ पार्ट ऑफ सैंपल। तो पॉपुलेशन क्या, होल पार्ट, और सैंपल क्या, उसी के एक छोटा पार्ट। आइए देखिए क्या बोल रहा है इसका मतलब पॉपुलेशन में 1000 हो तो सभी को ले लो। एक ये मेथड हो सकता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का कि भाई जितना इंफॉर्मेशन है सब रिसीव कर लो। एक दूसरा क्या तरीका हो सकता है, ये भी देख लीजिए। दूसरा तरीका बोला इसका मतलब अगर पॉपुलेशन में 1000 डेटा हो, 1000 इंफॉर्मेशन हो, तो सब यूनिट नहीं लो, 100 यूनिट लो और उसको स्टडी करो, ये मानकर कि पूरे यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस बेसिस पर कंक्लूजन भी क्या करो, निकाल लो। जैसे मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूं। मान लेते हैं आपने चावल डाला, ठीक है, अब चावल बन गया, यानी कि चावल जो है कन्वर्ट हो गया, पक गया या नहीं पका, ये कैसे पता करते हो। अब ऐसा तो नहीं करते हो पूरा चावल को, क्या करते हो, सारे चावल को इतना बड़ा सा लिए, सारा को निकाल के देखे, एक एक करके चेक करे, उसके बाद समझ में आया कि नहीं चावल पक गया तो उतार दिए। ऐसा तो नहीं करते हो। नहीं, आप क्या करते हो, एक चम्मच में से निकालते हो, थोड़ा सा नीचे रखते हो, देखते हो चावल पक गया, 2, 4, 10 के बेसिस पर ये मान लेते हो कि भाई साहब चावल पक गया होगा, और कंक्लूजन ये निकाल लेते हो कि क्या, अब इसको बाहर कर देना चाहिए, उसको सारा चीज बाहर निकाल लेना चाहिए, चावल हो गया है। तो पूरे पॉपुलेशन के बेस पर अगर हम कुछ यूनिट उसमें से निकाल लेते हैं और उसके बेस पर ये मान लेते हैं कि ये जो मेरा सैंपल है वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस बेसिस पर अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सैंपलिंग मेथड सैंपलिंग बोलते हैं। और एक तो पूरा एक तरीका क्या होगा, सैंपल निकाल लो, पूरे में से थोड़ा ले लो, बोलो कि भाई साहब हाँ मान लिए कि पूरे के बराबर ही है, और दूसरा क्या हो गया, पूरा का पूरा उठा के डेटा ले लो। तो ये दो तरीका है, समझ में आ गया बात। हाँ जी सर। अब इसमें से हमें जो पढ़ना है उसमें पढ़ना है कि भाई अब पॉसिबल नहीं है 1000 लोगों का आपको अगर डेटा कलेक्ट करना है और आप हजारों लोगों को लेने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसमें से क्या करेंगे, हम 50-100 को डाटा लेंगे और मान लेंगे कि वो 50 और 100 का जो डाटा है वो पूरा का पूरा पूरे होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक और मैं बात बता रहा हूं, आप लोग एग्जिट पोल देखते हो। हाँ सर, एग्जिट पोल क्या, वही इलेक्शन वाला। तो उस समय क्या करती है, जो मीडिया रहती है वो क्या करती है, एक छोटा सा सैंपल लेती है, मान लेते हैं 2000, 5000 लोगों का, 10,000 लोगों का सैंपल लिया,
और उस बेसिस पर बता देती है कि 50 लाख लोगों के बीच में ये पार्टी जो है जीतने जा रही है, ये पार्टी हारने जा रही है। दैट इज अ पार्ट ऑफ सैंपलिंग। क्लियर बात? हाँ जी सर। अब आइए, तो पर्पस क्या है सैंपलिंग का? सैंपलिंग क्यों करा जाता है? कह रहा है टू ड्रॉ इन्फरेंस अबाउट द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के का इन्फरेंस निकालना, अनुमान लगाना, एजम्पशन लगाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैंपलिंग। जस्ट लाइक कुकिंग राइस, जो चावल हम लोग बनाते हैं वही करते हैं कि पूरा का पूरा चावल में से तो थोड़ा सा चावल निकाल के देख लेते हैं, पक गया भाई, उसको उतार दो। क्लियर है बात? अब है सम जनरल थिंग यू शुड नो, जो कुछ ऐसी चीजें जिसको आपको जाननी चाहिए। जब आप सैंपलिंग पढ़ोगे तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। आइए जी देखते हैं। कह रहा है सबसे पहला क्या कि पॉपुलेशन के मीन को पैरामीटर कहते हैं। सर याद रखिएगा, क्या कहते हैं? पॉपुलेशन के मीन को पैरामीटर। मीन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, दोनों को क्या कहते हैं? सर पैरामीटर कहते हैं। उसी तरह सैंपल के मीन को क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इसको इस बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर हम पूरे पॉपुलेशन की मीन निकालते हैं तो वो उस पर्टिकुलर वर्ड्स को क्या बोलते हैं? सर उसको बोलते हैं पैरामीटर। और जैसे ही हम कोई सैंपल लेते हैं, मान लेते हैं 1000 का पॉपुलेशन, 1000 में से 100 का सैंपल लिया और उस सैंपल से स्टैटिस्टिक्स के बेस पर हम मीन निकालते हैं, सॉरी उस सैंपल का जब हम मीन निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जी स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सैंपल क्या, पॉपुलेशन क्या, उसका भी मैंने लिखा है। कह रहा सैंपल इज एंटायर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है? सैंपल। और पॉपुलेशन क्या हो गया? सर पॉपुलेशन पूरा एंटायर ग्रुप ही हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया आपको अभी कि भाई चावल, जब पूरा का पूरा चावल जब आप एक बर्तन में डाल देते हो वो पॉपुलेशन, और उसमें से जब कुछ चावल आप सेलेक्ट कर लेते हो कि भाई इससे पता चल जाएगा कि चावल पका या नहीं पका, वो पार्ट क्या हो जाएगा? उसको बोलते हैं जी सैंपल। अब और एक चीज और जानिए, क्या? ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इंक्रीज द सैंपल साइज डिक्रीज द सैंपल एरर। ध्यान से समझिएगा इसको। मैं कहूं मान लेते हैं 1000 का पॉपुलेशन है, ठीक है? हाँ जी सर। अब अगर आपको 1000 लोगों का सैंपल ये करना है, सर्वे करना है मान लीजिए, तो आप मुझे एक बात सिंपल बताइएगा। मैंने एक बंदा था ए, वो उसने 100 लोगों पे सर्वे किया। एक बंदा था बी जिसने 200 लोगों पे सर्वे किया, और एक बंदा था सी जिसने 500 लोगों पे सर्वे किया। किसके चांसेस हैं कि ज्यादा से ज्यादा गलतियां वो करेगा? किसके चांसेस हैं? सर ए के सबसे ज्यादा चांसेस है कि गलती करेगा, बी के उससे और कम है, और सी के सबसे कम है। क्यों? क्योंकि भाई साहब 1000 लोगों में से अगर 500 लोगों को आपने ले लिया, यानी कि आपका एक्यूरेसी ज्यादा हो गया। क्या? कि आप गलती नहीं करेंगे, यानी कि आपकी सैंपलिंग एरर क्या हो जाएगी? गलती क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो जितना आपने सैंपल साइज बढ़ा लिया उतनी ही आपकी क्या होगी? एरर कम होगी, गलती कम हो गई। कैसे? फिर से एक बार समझ लीजिए। 1000 पॉपुलेशन था, हमने 1000 लोगों का सैंपल सर्वे करना था। उन 1000 लोगों के सर्वे में 3 बंदे थे। एक ए नाम का बंदा था जिसने 100 लोगों का सैंपल लिया और सर्वे किया। दूसरा नाम का बी था जिसने 200 लोगों का सैंपल लिया और सर्वे किया। और तीसरा सी था जिसने 500 लोगों का सर्वे किया, सैंपल लिया और सर्वे किया। तो जिसका सबसे ज्यादा सैंपल साइज था, देख लीजिए 500 का। अब आपको क्या लगता है 500 लोगों को बात करने के बाद, सर्वे करने के बाद, क्या इसका सबसे ज्यादा होगा एक्यूरेसी कि इसका? तो सर सबसे ज्यादा एक्यूरेसी इसका होगा। इसका मतलब गलती वो कम करेगा। तो ये प्रूफ हो गया ना कि इंक्रीज द सैंपल साइज और डिक्रीज क्या हो जाएगा? सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग की जो गलतियां हैं वो कम हो जाएंगी। जस्ट अपोजिट यहां पे आ जाइए, डिक्रीज द सैंपल साइज इंक्रीज द सैंपलिंग एरर। तो मतलब अगर सैंपल साइज जिसने 100 लिया है, मतलब डिक्रीज कर दिया है किससे? 500 से 100 पे आ गया सैंपलिंग साइज पे, तो ये क्या? इसके चांसेस ज्यादा है कि ये सैंपलिंग एरर ज्यादा होगा। क्लियर है बात? बहुत बेसिक सा चीज है। सैंपल साइज बड़ा तो गलती कम, सैंपल साइज छोटा तो गलती ज्यादा। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब चलिए हम लोग कहां चलते हैं जी आप बुक पे। अब एक एक करके इसको समझेंगे और इसके मेथड्स भी आगे देखेंगे, है ना? हाँ जी सर। आइए, तो सबसे पहला क्या बोला? व्हेन यू कंडक्ट रिसर्च अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल, जब आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल पर रिसर्च कंडक्ट करते हो, इट्स रेयरली पॉसिबल
टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम एवरी पर्सन इन दैट ग्रुप। बोल रहा भाई साहब ऐसा तो जरूरी एकदम नहीं है, एकदम पॉसिबल ही नहीं है कि आप ग्रुप के हर इंसान का क्या करो, डेटा कलेक्ट कर पाओ। सो कह रहा है इंस्टीड यू सेलेक्ट अ सैंपल। अब इसके बदले में आप क्या करते हो, सैंपल सेलेक्ट कर लेते हो, नहीं पूरा का पूरा चीज नहीं ले पाते हो, कुछ उसके पार्ट ले लेते हो और ये मान लेते हो कि भाई ये सैंपल जो है पूरे एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। कह रहा था सैंपल इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु विल एक्चुअली पार्टिसिपेट इन दी रिसर्च। बोल रहा है उस ग्रुप में से कुछ इंडिविजुअल्स होंगे वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे रिसर्च में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं। कह रहा है टू ड्रॉ अ वैलिड कंक्लूजन्स फ्रॉम योर रिजल्ट्स यू हैव टू carefully decide how you will select a sample that is representative of the group as a whole। बोल रहा है भाई साहब अच्छा वैलिड कंक्लूजन लाने के लिए आपको ये बहुत केयरफुली डिसाइड करना पड़ता है कि भाई आप सैंपल कैसे सेलेक्ट करेंगे और किसको सेलेक्ट करेंगे कि वो रिप्रेजेंटेटिव होगा पूरे एंटायर होल ग्रुप का। क्लियर है बात? तो इसके लिए ध्यान रखना जरूरी है। सही बात कह रहा है। कह रहा है दिस इज कॉल्ड सैंपलिंग मेथड। इसको क्या बोलते हैं, सैंपलिंग मेथड। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी सैंपलिंग मेथड्स दैट यू कैन यूज इन द रिसर्च। दो तरह के मेथड्स हैं, एक है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स, एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स। क्या होता है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है probability sampling methods involves the random selection allowing you make strong statistical inferences about the whole group। तो देखिए probability sampling बोलते हैं जब इक्वल चांस हो, है ना, जब इक्वल चांस हो क्या, रैंडमली ग्रुप में सेलेक्ट होने का। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 100 लोग थे, 100 लोग थे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके 100 लोग थे। मैंने क्या किया, अचानक से इसको भी उठा लिया, इसको उठा लिया, इसको उठा लिया, इसको उठा लिया, इसको अचानक से उठाया, किसी को मैंने बता के नहीं उठाया। इसको बोलते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी, चांसेस, कि भाई साहब सबका सेलेक्ट होने का चांस क्या है, इक्वल है। क्लियर है बात? हम तो यहाँ देख के नहीं बोल रहे कि भाई ए को कर लो या बी को कर लो, ऐसा नहीं, किसी को भी हमने उठा लिया उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। अब दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। क्या बोलता है देखिए, कह रहा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इन्वॉल्व्स नॉन रैंडम सिलेक्शन बेस्ड ऑन द कन्वीनियंस ऑन अदर क्राइटेरिया अलाउइंग यू टू इजीली कलेक्ट डेटा। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होगा, जब आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इजीली वे में डेटा कलेक्ट कर लेते हो। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे 5 डेटा थे और मुझे पता है कि इस डेटा से मेरा काम हो जाएगा, तो मैं इसी को और इसी को और इसी को कलेक्ट कर लूंगा, तो कन्वीनियंस के हिसाब से इजीली कलेक्ट हो गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब देखिए पॉपुलेशन और क्या सैंपल के बारे में कुछ दिया है। कह रहा है फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ पॉपुलेशन एंड अ सैंपल, आइडेंटिफाई द टारगेट पॉपुलेशन ऑफ योर रिसर्च। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका पॉपुलेशन आपके रिसर्च के लिए कौन सा है। नहीं देखिए, तो पॉपुलेशन क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन इज द एंटायर ग्रुप दैट यू वांट टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट। तो वो सारा ग्रुप है जहां से आप कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हो। और सैंपल क्या है, द सैंपल इज द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट यू विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम, जिससे आप डेटा क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। तो उस स्पेसिफिक जो आपका होल ग्रुप है, उस ग्रुप से जब पर्टिकुलरली किसी इंडिविजुअल के बेस पर आप डेटा कलेक्ट कर लेते हो, थोड़ा सा मतलब कम, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ सैंपल। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब आइएगा देखिएगा क्या बोल रहा है। कह रहा था पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन, एज, इनकम और मेनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। बिल्कुल सही, पॉपुलेशन किसी भी तरह से डिफाइन किया जा सकता है, चाहे वो ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेस पर हो, एज के बेस पर हो, या फिर इनकम के बेस पर हो, या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। कह रहा है इट कैन बी वेरी ब्रॉड और क्वाइट नैरो, या तो बहुत ब्रॉड हो सकता है या बहुत नैरो हो सकता है। कह रहा है मे बी यू वांट टू मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट द होल अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ योर कंट्री, मे बी योर रिसर्च फोकसेस ऑन द कस्टमर ऑफ ए सर्टेन कंपनी, पेशेंट विद अ स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन और स्टूडेंट इन अ सिंगल स्कूल। तो बोल रहा भाई साहब हो सकता है कि आप जो अपना इन्फ्रेंसेस बनाओ कि भाई एडल्ट पॉपुलेशन कितना है कंट्री में, तो ये बड़ा डेटा हो गया ब्रॉड लेवल पे। कह रहा है मे बी ये रिसर्च हो सकता है कि कस्टमर कैसे काम कर रहा है किसी सर्टेन कंपनी में, छोटा लेवल पे, पेशेंट क्या है, स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन कैसा है, छोटा लेवल पे, स्टूडेंट कैसे रोल प्ले कर रहे हैं सिंगल स्कूल में, छोटा लेवल पे। क्लियर है? तो ब्रॉड और क्वाइट दोनों हो सकता है आपका डेटा। कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट केयरफुली डिफाइन योर टारगेट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू दी पर्पस एंड प्रैक्टिकलिटीज ऑफ योर प्रोजेक्ट। बोल रहा है इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टारगेट पॉपुलेशन को क्या करो, डिफाइन करो, और उस बेसिस पर, उस पर्पस के हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से डेटा को कलेक्ट करो। कह रहा है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है
if the population is very large, demographically mixed and geographically dispersed, it might be difficult to gain access to a representative sample। बोल रहा है अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो, डेमोग्राफिकली मिक्स्ड भी हो और ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड भी हो, तो आपको क्या होगा, दिक्कत होगी पॉपुलेशन का एक्सेस करने में, है ना, उसका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेने में दिक्कत होगा। कह रहा लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इफेक्ट्स the validity of your results and can lead several research biasness, particularly sampling bias। तो क्या बोला भाई साहब, अगर आपने सैंपल का मतलब होल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल अच्छे से नहीं दिया तो आपका रिजल्ट क्या होगा, वैलिड नहीं होगा और आपके सैंपलिंग बायसेस आ जाएंगे, आप में पक्षपात आ जाएगा सैंपलिंग को लेकर। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब आइए चलते हैं मेथड्स की ओर। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का क्या होता है, देखिए उसके हिसाब से मेथड्स भी देखेंगे। क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मींस that every member of the population has a chance of being selected। तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का क्या मतलब हुआ कि हर मेंबर का, हर इंसान का चांस होने का सेलेक्ट होने का चांसेस इक्वली है। क्लियर है? हाँ जी। कह रहा है इट इज मेनली यूज्ड इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च। If you want to produce the result that the representative of the whole population, the probability sampling techniques are the most valid choice। क्या बोला, अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं रिजल्ट पूरे होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के बेसिस पर, तो आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक क्या है, बेस्ट है, अच्छा चॉइस है। क्लियर है? हाँ, तो ये क्वांटिटेटिव बेसिस पर है ना, इसलिए। अब देखिए इसके 4 टाइप के मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड क्या है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। क्या होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, इसको देखिए। कह रहा है इन सिंपल रैंडम सैंपल एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, योर सैंपल फ्रेम शुड इंक्लूड होल पॉपुलेशन। तो जो भाई साहब अब सिंपल रैंडम सैंपलिंग और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ऑलमोस्ट सेम है। क्यों? क्योंकि यहां भी तो हर पॉपुलेशन के हर मेंबर का इक्वली चांस है सेलेक्ट होने का। नहीं तो क्या बोल रहा है, आपका सैंपलिंग इंक्लूड क्या कर रहा है, पूरे पॉपुलेशन को इंक्लूड कर रहा है। सो कह रहा है टू कंडक्ट दिस टाइप ऑफ सैंपलिंग यू कैन यूज टूल्स लाइक रैंडम नंबर जनरेटर्स और अदर टेक्निक्स दैट आर बेस्ड एंटायरली और ऑन चांस। तो जो आप बोल रहा है इस टाइप के सैंपलिंग को यूज करने के लिए आप या तो रैंडम नंबर जनरेटर्स यूज करिए या कोई ऐसा टेक्निक यूज करिए जो बेस्ड हो क्या, ओनली चांस पर। ठीक है? हाँ जी सर। अब देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, बोल रहा है सिंपल रैंडम सैंपलिंग यू वांट टू सेलेक्ट अ रैंडम sample of 1000 employees of a social media marketing of a company, you assign a number to every employee in the company from 1 to 1000 and you use a random number of generator to select 100 numbers। तो क्या बोला, 1000 एम्प्लॉई है, आप चाहते हैं कि भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी है आप, और आप चाहते हैं कि 100 को सेलेक्ट करना, तो आपने 1 से 1000 एम्प्लॉय को अपना नंबर दे दिया और उस बेसिस पर कोई भी नंबर को उठा के क्या कर लिया, रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। इसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। दूसरा है जी सिस्टमैटिक सैंपलिंग। तो सर सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होगा, सिस्टम के बेस पर प्रोसेस एक होगा, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होगा, उस बेसिस पर उसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। तो हमें अगर हम हर 2 को उठा रहे हैं तो 2 के बाद फिर 4 उठाएंगे, 6 उठाएंगे, 8 उठाएंगे और फिर नेक्स्ट रहा तो 10 उठाएंगे। ऐसा बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। ठीक है? तो 100 सैंपल में से हर 2 के बाद वाला को उठाते चला जाएंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक सैंपलिंग। अब आइए देखिए पढ़ते हैं क्या होता है, इसको समझते हैं। नहीं? हाँ जी सर। आइए कह रहा है क्या, systematic sampling is similar to the simple random sampling but it is usually a slighter easier to conduct। बोल रहा है ये क्या है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग की तरह ही है बट थोड़ा सा स्लाइटली इजियर है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज लिस्टेड विद अ नंबर बट इंस्टेड ऑफ रैंडमली जनरेटिंग नंबर्स इंडिविजुअल्स आर चूजन एट अ रेगुलर इंटरवल्स। तो बोल रहा है भाई साहब चूंकि इसको क्या है, एक बार आपने इंटरवल चूज कर लिया, भाई इंटरवल इतना का इंटरवल होना चाहिए और उस इंटरवल के बेसिस पर आप चुनते चले जाते हैं, तो ये क्या थोड़ा इजीएस्ट सैंपलिंग मेथड है। देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से कह रहा है सिस्टमैटिक सैंपलिंग ऑल एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपने क्या कर दिया, सब सारे एम्प्लॉय को लिस्टेड कर दिया। फ्रॉम द फर्स्ट 10 नंबर्स यू रैंडमली सेलेक्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट and number 6 from the 6 onwards every 10th person is the listed, जैसे 6 16 26 36 and so on and you end up a sample of 100 people। मान लीजिए बोला भाई साहब 100 people है। ठीक है? आपने क्या किया, आपने 10-10 का
नंबर बना दिया, उसमें से आपने बोला जिसके भी अंत में 6 आ रहा है वो सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो जैसे 100 में से 6 में आया, फिर 16 में आया, फिर 26 में आया, 36 में आया, 46 में आया, 56 में आया। तो ऐसे ही जिसके लास्ट में एंड में 6 आया उसको रैंडमली आपने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। क्लियर बात? तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। अब देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ यू यूज दिस टेक्निक इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट देयर इज नो हिडन पैटर्न इन द लास्ट दैट माइट स्क्यू द सैंपल। बोल रहा है अगर आप ये मेथड यूज कर रहे हो तो कोई इसमें हिडन पैटर्न नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं पहले ही सेट करके रखोगे भाई 16 नंबर पे तुम रहना, 26 पे रहना, 36 पे रहना, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तभी आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में काउंट होगा। अगर आपको पहले से पता है, आपने पहले ही बैठा के रख दिया है हर किसी को उस नंबर पे, तो ये क्या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आ जाएगा। क्लियर बात? हाँ जी सर। कह रहा है फॉर एग्जाम्पल if the HR database groups employees by team and team members are listed in order of seniority, there is a risk that your interval might skip over the people of junior roles and resulting a sample skewed towards senior employees। बोल रहा है भाई साहब ऐसा है कि अगर आप सीनियर टू जूनियर में एम्प्लॉय को कर दियो तो हो सकता है कि आपका जो जूनियर का रोल है वो दिखे ही ना, वो खत्म हो जाए। तो इसीलिए आपको पैटर्न फॉलो नहीं करना है, नॉर्मली किसी को भी किसी तरीके से भी एक सिस्टमैटिक तरीके से अप्रोच लगा के सैंपलिंग कर लेनी है। क्लियर है बात? हाँ जी। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग बोलते हैं हेट्रोजीनियस, यहाँ पे याद रखिएगा वर्ड हेट्रोजीनियस, ठीक है। हेट्रोजीनियस सैंपलिंग है तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, समझाता हूं मैं इसको आपको क्या कह रहा है। पहले इसको पढ़ते हैं फिर समझाता हूं, उल्टा बोल दिया मैंने, पहले इसको समझते हैं फिर पढ़ाता हूं, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक जगह पर एक कंपनी है और उस कंपनी में 1000 एम्प्लॉय हैं, जिसमें से मान लो 600 क्या है, मेन है और 400 विमेन है, ठीक है। अब मुझे बोला गया कि भाई साहब इस कंपनी से 100 का सैंपल लेना है, ठीक है। मैंने क्या किया, 60 मेन ले लिया और 40 वुमेन ले लिया और इस बेसिस पर मैंने स्ट्रेटा तैयार कर दिया, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक सैंपलिंग। क्लियर बात? तो मैंने यहां से ज्यादा यहां से कम नहीं, जिस रेशियो में वो दिया गया था 600 400 उसी रेशियो में हमने इसको स्ट्रेटा बना के सेलेक्ट कर लिया, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। क्लियर बात? स्ट्रेटा बनाना। अब आ जाइए जी, अब आते हैं, चलते हैं कहां, बुक में। देखिए क्या बोल रहा है बुक, कह रहा है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशंस दैट मे डिफर इन इंपॉर्टेंट वे। तो अब देखिए पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड किया था मैंने, 1000 लोगों को 600 और 400 में डिवाइड कर दिया था जो है भी। कह रहा है इट अलाउज यू ड्रॉ मोर प्रिसाइज कंक्लूजंस बाय इंश्योरिंग दैट दैट एवरी सब ग्रुप इज ए प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेड द सैंपल। बोल रहा है भाई साहब आपको ये अलाउ ये बता देना होगा कि कितने प्रिसाइज तरीके से बनाना होगा कि जो उसका कंक्लूजन बने हर सब ग्रुप में पूरे पॉपुलेशन का क्या हो, सैंपल हो जो रिप्रेजेंट करे पूरे पॉपुलेशन को। ऐसा होना कंपलसरी है, ऐसा होना चाहिए। कह रहा है टू यूज दिस सैंपलिंग मेथड यू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्रैटा। जो सब ग्रुप में हमने डिवाइड किया उसको स्ट्रैटा बोलते हैं, बेस्ड ऑन द रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक, जेंडर आइडेंटिटी, रेज, इनकम ब्रैकेट जो। तो वहां पे हमने क्या मेल फीमेल के हिसाब से बांटा था। देखिए ये मैन है, वुमेन है, यानी कि मेल फीमेल यानी कि जेंडर के हिसाब से बांट दिया था। क्लियर है बात? हाँ जी सर, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, based on the overall proportions of the population you calculate how many people should be sampled from each सब ग्रुप, और उस बेसिस पर जब आप सब ग्रुप बना देते हो तो उस बेसिस पर आपको ये सैंपल लेना है, ये बताना है कि भाई हर सब ग्रुप से कितना आपको पीपल चाहिए। कह रहा है देन यू यूज रैंडम और सिस्टमैटिक सैंपलिंग टू सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ ईच सब ग्रुप। सपोज एग्जांपल दिया, एग्जांपल से और क्लियर होगा। कह रहा है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग दैट द कंपनी has 800 फीमेल एंड एम्प्लॉइज 200 मेल एम्प्लॉइज, ठीक है। 800 फीमेल एम्प्लॉइज थी और 200 मेल एम्प्लॉइज था। कह रहा है यू वांट टू इंश्योर दैट सैंपल रिफ्लेक्ट द जेंडर बैलेंस ऑफ अ कंपनी सो यू शॉर्ट द पॉपुलेशन इन टू स्ट्रैटा बेस्ड ऑन द जेंडर। तो बोल रहा है भाई साहब आपको जेंडर के बेसिस पर क्या करना है, सेलेक्ट करना है सैंपल। तो आपने क्या किया, 2 स्ट्रैटा बना लिया जेंडर के बेसिस पर। कैसे? तो आपने यूज किया रैंडम सैंपलिंग और इन ईच ग्रुप, और 80 वुमेन को ले लिया और 20 मेन को ले लिया, क्योंकि विच गिव्स यू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 100 सैंपल। तो आपने क्या किया, 1000 लोग थे, 800 फीमेल 200 मेल, उसको बना लिया सब ग्रुप में। बोला भाई साहब कितना, 80 और 20 का ले लिया, सॉरी 800 और 200 का ले लिया, सब ग्रुप बना दिया 1000 में से। अब उस 1000 में से 80 को मेल ले लिया और 20 मेल ले लिया, यानी कि जेंडर के हिसाब से आपने स्टार्टा बना के इसको क्या किया, इसको सैंपलिंग मेथड लगा दिया। अब आइए क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर और इजी, वहां हेट्रोजेनियस था, यहाँ होमोजेनियस, याद रखिएगा।
ठीक है। कह रहा क्लस्टर सैंपलिंग इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सबग्रुप्स और बट ईच सबग्रुप शुड हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक टू द होल सैंपल एंड इंस्टेड ऑफ सैंपलिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम ईच ग्रुप यूज रैंडमली सिलेक्ट एंटायर सबग्रुप्स। अब देखो इसको, ये तो बड़ा इजी है, इसको समझिए। इसने बोला भाई साहब ऐसा है, मान लेते हैं कि 1000 का सैंपल है, 1000 का सैंपल है, आप क्या करो 250 को 4 बना दो, 250 इसमें, 250 इसमें, 250 इसमें और 250 इसमें, और ये रैंडमली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें जानबूझकर 250 एक अलग रख दिए, नहीं, रैंडमली 250 को बना दो। और ये ग्रुप था, इसका सब ग्रुप बना दिया। अब इसी सब ग्रुप को चुन लो, इसी को बोलते हैं क्लस्टर सैंपलिंग, कि हमने जो क्लस्टर बनाया उस क्लस्टर में से एक सब ग्रुप को उठाया और उसी को सैंपलिंग मान लिया। क्लियर है बात? इस अब 250 इंटायर का रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं? ये भी है, ये भी है, तो कहीं भी कोई भी एक सब ग्रुप उठा लो, वही आपका बन जाएगा क्या? क्लस्टर सैंपलिंग। क्लियर है बात? हाँ जी सर। आइए देखते हैं, कह रहा है इफ इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल यू माइट इंक्लूड एवरी इंडिविजुअल फ्रॉम ईच सैंपल्ड क्लस्टर। इफ द क्लस्टर themselves are large you can also sample individuals from within each cluster using one techniques above. This is called multi-stage sampling. So बोल रहा है कि भाई अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल हो तो हर इंडिविजुअल का भी सैंपल क्लस्टर कर दो, और उस बेसिस पर अगर आप काम करोगे तो आपको एक और सैंपलिंग तरीका मिल सकता है, जिसको हम लोग मल्टी स्टेज सैंपलिंग बोलते हैं। ये जैसे ऐसे, ये देखो, मान लो पहला सैंपल कलेक्ट किया, ये होता है ना जब सर्वे करते हैं मल्टी स्टेज में, तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि पूरा झारखंड का लिए, झारखंड के बाद डिस्ट्रिक्ट पे गए, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर गए अपना ब्लॉक पे, ब्लॉक से फिर गांव पे, गांव से फिर एक गांव के बेसिस पर आपने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया। तो ये जो इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग, जब एक एक स्टेज में आप सैंपलिंग करते हो। ठीक है, हाँ जी सर। अब ये कह रहा है दिस मेथड इज गुड फॉर डीलिंग विद द लार्ज डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन बट देयर इज मोर रिस्क ऑफ एरर इन द सैंपल, सो एज कुड बी सब्सटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन क्लस्टर्स इट इज डिफिकल्ट टू गारंटी द सैंपल्ड क्लस्टर रियली रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। बोल रहा था एग्जांपल देखिए, तो बोल रहा क्लस्टर सैंपलिंग द कंपनी हैज ऑफिसेज इन 10 cities across the country all with the roughly same number of employees in roles। बोल रहा 10 ऑफिस है कंट्री का में, और वो उसमें सब में ऑलमोस्ट रफली सेम एम्प्लॉइज है। कह रहा है यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू ट्रेवल एवरी ऑफिस टू कलेक्ट योर डेटा, सो यूज रैंडम सैंपलिंग टू 3 ऑफिसेस, दीज आर योर क्लस्टर्स। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा भाई किसी कंपनी में 10 ऑफिस है और हर ऑफिस में भाई सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, तो आप क्या करेंगे, 10 ऑफिस नहीं जा सकते, आप कोई 3 ऑफिस उठा लीजिए और उसी में से कोई एक डेटा कलेक्ट कर लीजिए, किसी ऑफिस का डेटा को मानकर आप अपना मेथड लगा लीजिए। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। क्लियर, इसको समझिएगा। The non-probability method is a sampling method that involves a collection of feedback based on the researcher or statistician sample selection capability is not on a fixed selection process। क्या बोल रहा है, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड क्या है कि वैसा सैंपलिंग मेथड जो इन्वॉल्व क्या करता है, कलेक्शन ऑफ फीडबैक, ठीक है, बेस्ड ऑन द रिसर्चर और स्टैटिस्टिशियन सैंपल। ठीक है, हाँ जी सर। कह रहा है इन मोस्ट सिचुएशन द आउटपुट ऑफ अ सर्वे कंडक्टेड विद अ नॉन प्रोबेबल सैंपल लीड्स टू स्क्यूड रिजल्ट व्हिच मे नॉट रिप्रेजेंट द डिजायर्ड टारगेट पॉपुलेशन। बोल रहा भाई साहब जब सर्वे कराते हैं ना, किस बेस पर, नॉन प्रोबेबल सैंपल था, तो वो क्या स्क्यूड रिजल्ट दे देता है, जिसकी वजह से क्या वो पूरा का पूरा पॉपुलेशन को नहीं रिप्रेजेंट कर पाता है। मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मतलब सीधा सीधी कन्वीनियंस के हिसाब से आपने काम कर लिया। ठीक है, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, अगर आप ऑथेंटिक नहीं हो तो वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा पॉपुलेशन को, बिल्कुल। तो वही कह रहा है, बट देयर आर सिचुएशन सच एज द प्रिलिमिनरी स्टेजेस ऑफ रिसर्च ऑफ कॉस्ट कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च वेयर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग विल बी मच मोर यूजफुल देन द अदर टाइप। 4 types of non-probability sampling explain the purpose of sampling method in a better way। अब देखिए कन्वीनियंस सैंपलिंग क्या बोल रहा है, कन्वीनियंस सैंपलिंग मतलब अपने इजीएस्ट वे के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप क्या करो, सैंपलिंग कर लो। देखिए कह रहा है कन्वीनियंस सैंपलिंग दिस मेथड डिपेंड्स ऑन द ईज ऑफ द एक्सेस ऑफ सब्जेक्ट सच एज सर्वेइंग कस्टमर्स एट मॉल और पैसेंजर्स बाय ऑन ए बिजी स्ट्रीट। It usually termed as a convenience or convenience sampling because of the researcher ease of the carrying it and getting out in touch with the subjects। तो क्या बोला convenience sampling में, बोला भाई साहब आपको जो ease access होना, जब easily access मिल जाए जिस डेटा पे, वो आप ले लीजिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, convenience sampling। क्या बोल रहा है, researchers have the nearly no authority to select the sample elements and it's purely done based on the proximity and not representativeness।
बोल रहा भाई साहब ये डेटा जो कलेक्ट करेंगे ना ये आपका प्रॉक्सिमिटी पे बेस्ड होगा, रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, क्योंकि उसका वो आपने क्या अपने ईज के हिसाब से ले लिया। ठीक है, ठीक है जी। कह रहा दिस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इज यूज्ड व्हेन द टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशंस कलेक्टिंग फीडबैक। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कब यूज करते हैं? जब टाइम और कॉस्ट लिमिटेशन लिमिट में हो आपका, जब आपका ज्यादा ना हो। कह रहा इन सिचुएशंस विद रिसोर्स लिमिटेशन सच एज इनिशियल स्टेज ऑफ रिसर्च कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज यूज्ड। पूरा इनिशियल स्टेज में आप कन्वीनियंस सैम्पलिंग का यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टअप्स एनजीओ यूजुअली कंडक्ट कन्वीनियंस सैम्पलिंग एट मॉल टू डिस्ट्रीब्यूट लीफलेट अपकमिंग इवेंट्स ऑफ प्रमोशन ऑफ ए कॉज दे डू नॉट दैट स्टैंड बाय एट द मॉल एंट्रेंस एंड गिवन आउट द पैम्पलेट्स रैंडमली। तो बोल रहा है भाई साहब ये क्या स्टार्टअप और जो एनजीओ होते हैं जब कन्वीनियंस सैम्पलिंग का ज्यादा यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसका? लीफलेट का अपकमिंग इवेंट्स का क्या प्रमोट करने के लिए। तो अपनी ईज के हिसाब से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो सैम्पलिंग करते हैं। अब दूसरा है जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग। ये देखिएगा जजमेंट और पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होता है सर? जब कोई पर्पस के हिसाब से ना आपका क्या करता है? सिलेक्शन करता है। देखिएगा कह रहा है जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग samples are for a researcher discretion. Researchers purely consider the purpose of the study along with the understanding of the target audience. ठीक है, रिसर्चर्स क्या करता है? प्योरली कंसीडर करता है पर्पस ऑफ द स्टडी एंड along with the understanding of the target audience. देखिए ये पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग का क्या क्या है पता है? हाँ जी सर ये आपने इसको देखा है इंडियन आइडल वगैरह जो होता है, तो वहां पे इसका यूज किया जाता है कि भाई उतने सारे में से इसको उठा लिया, जज कर लिया उस बेस पर। ठीक है, देखिए फॉर इंस्टेंस व्हेन रिसर्चर्स वांट टू अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस ऑफ द पीपल इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग इन देयर मास्टर डिग्री, द सिलेक्शन क्राइटेरिया विल बी आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग मास्टर्स इन, दोज हु रिस्पोंड नो आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस सैंपल। अच्छा ये तो जजमेंटल मतलब अपने हिसाब से जज करके ले लेना कि भाई साहब जैसे देखो कोई एक सवाल पूछा आपसे, आपने सवाल का जवाब ना दे दिया तो उसको हटा दिया, तो मतलब आपको जो सही लग रहा है आप उस हिसाब से उठा ले रहे हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ जजमेंटल सैम्पलिंग। ठीक है, जो आपको गलत लग रहा है उसको आप नहीं उठा रहे हो, तो इसको बोलते हैं क्या? जजमेंटल सैम्पलिंग। अब इसके बाद है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या बोलता है? इसको बोलते हैं इसको स्नोबॉल सैम्पलिंग को आपको होता है जब बर्फ बनता है ना, जैसे आपको एग्जांपल दे स्नोबॉल सैम्पलिंग का मतलब कि कंटिन्यू बेसिस पे काम करते जाना। ठीक है, जैसे स्नोबॉल सैम्पलिंग कह रहा है इज अ सैम्पलिंग मेथड दैट रिसर्चर्स अप्लाई व्हेन द सब्जेक्ट्स आर डिफिकल्ट टू ट्रेस। ये एग्जांपल ले लो चोर पुलिस वाला। ठीक है, जैसे लिंक के साथ जो जुड़ा होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्नोबॉल सैम्पलिंग। जैसे मान लेते हैं कोई एक पुलिस को एक कड़ी मिला कि भाई इसका चोरी इसने किया है, अब वो चोर के तहत और उसको 5 लिंक मिल गए, फिर उस चोर के वो 5 के तहत 10 और मिल गए, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ स्नोबॉल सैम्पलिंग कि आपको एक शुरू किया था, शुरू करते करते आपको लिंक मिलते चले गए। ठीक है, आइए कह रहा है कि फॉर एग्जांपल सर्वेइंग द शेल्टर लेस पीपल और इलीगल इमिग्रेंट्स विल बी एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। इन सच केस यूजिंग अ स्नोबॉल थ्योरी रिसर्चर्स कैन ट्रैक अ few categories to interview and derive results. Researchers also implement the sampling method when the topic is highly sensitive and not openly discussed. For example, surveys to gather information about HIV/AIDS. तो क्या बोल रहा है भाई साहब? रिसर्चर कब इसको यूज कर सकते हैं? इसको तब यूज कर सकते हैं जब उसको क्या हाईली सेंसिटिव टॉपिक हो, ठीक है, और बहुत मुश्किल हो कलेक्ट करना, तो उससे थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसके पास जाएंगे, वहां पे जाने के बाद उस कोई और इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उससे कलेक्ट करेंगे, तो वो चेन बनता जाएगा, इसलिए इसको चेन सैम्पलिंग भी कहते हैं। कह रहा है नॉट मेनी विक्टिम्स विल रेडिली रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन। अब HIV/AIDS से रिलेटेड पूछोगे तो बहुत सारे लोग बताएंगे नहीं। कह रहा है स्टिल द रिसर्चर कैन कॉन्टैक्ट पीपल दे माइट नो एंड द वॉलंटियर एसोसिएटेड with the cause to get touch with the victims to collect information। तो भाई साहब ये क्या है? ये ऐसा इंफॉर्मेशन जो आप सेंसिटिव हो तभी आप क्या कर सकते हो, और जो रिसर्चर को मिल नहीं रहा है तो आप क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा पार्ट एक से बता पूछेंगे, फिर वो बताएगा किसी और का, वहां से जाएंगे। तो चेन थ्रू करना है, चेन के थ्रू सैम्पलिंग कलेक्ट करना है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जी हम चेन सैम्पलिंग या स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है? जब हम एक कोटा फिक्स कर देते हैं कि भाई इससे ज्यादा आपको नहीं करना है, तो कोटा सैम्पलिंग मेंबर्स इन दिस सैम्पलिंग टेक्निक सिलेक्शन हैपेंस बेस्ड ऑन द प्रीसेट स्टैंडर्ड, कि भाई अपने स्टैंडर्ड पहले से सेट कर दिया, उस बेसिस पर आप सैम्पलिंग कर रहे हो। कह रहा है इन दिस केस अ सैंपल इज फॉर्म्ड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, द क्रिएटेड सैंपल विल हैव द सेम क्वालिटीज
फाउंड इन द टोटल पॉपुलेशन, इट इज अ रैपिड मेथड ऑफ कलेक्टिंग सैंपल्स। क्या है? एक रैपिड मेथड है। देखिए अब इसको प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी का एक चार्ट दिया हुआ, देखिएगा क्या बोला। प्रोबेबिलिटी में सिंपल रैंडम सिलेक्शन होता है और सैंपल सिलेक्शन बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट के बेस पर यहाँ पे सिलेक्शन होता है। यहाँ पे पॉपुलेशन क्या इक्वल चांस है, यहाँ इक्वल चांस नहीं है। व्हेन सैंपल बायस हो जाता है वहां क्या रिड्यूस करना होगा आपको, और सैंपल डज नॉट कंसीडर सैंपलिंग बायस। बोल रहा है डाइवर्स पॉपुलेशन क्या हो, यूजफुल व्हेन डाइवर्स पॉपुलेशन हो, और यहाँ ये यूजफुल होगा जब आपका सिमिलर ट्रेट हो। Used to create accurate sample and the sample does not accurately represent the population। ये क्या है? ये है भाई right correspondence not easy, ठीक है, finding respondents is easy, ठीक है, क्लियर है बात? हाँ जी सर। और ये मेथड तो हमने पढ़ ही लिया सारा, सिंपल, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर एरिया, ये सब, स्नोबॉल, पैनल, कोटा, कन्वीनियंस और जजमेंट, ये सैम्पलिंग हमने कंप्लीट कर लिया। लीजिए जी, तो हो गया आपका ये क्लास खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।